Hello students, I welcome you to Schoolzy, India's first online school. मैं अमृत कौर पिलानिया आपकी हिस्ट्री टीचर के तौर पे आपके सामने हूँ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। अब इंडियन हिस्ट्री आप 3 पार्ट्स में 6, 7, 8 क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोरी के तौर पे समझिए, कहानी ही है बस ये एक। On the morning of 14th July 1789 में 14th जुलाई की सुबह the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government bodies in search of arms. देखो क्या है, 14 जुलाई 1789 एक अफवाह फैल जाती है पेरिस सिटी में। फ्रांस में सिटी है पेरिस। वहां पे अफवाह फैल जाती है कि राजा अपनी आर्मी को जनता पर ओपन फायर करने के लिए ऑर्डर्स देने वाला है, जिसकी वजह से तकरीबन 7,000 जो सिटीजन थे वो इकट्ठे हो जाते हैं सेंट्रल हॉल के बाहर और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की एक मिलिशिया यानी एक छोटा सा जत्था बनाएंगे जो मिलिट्री जो राजा की मिलिट्री थी उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। ये काफी सारे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए ये लोग और इन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाना शुरू कर दिया हथियार ढूंढने के लिए। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there was only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. देखिए बेटा क्या है, कुछ सैकड़ों लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में गए और वहां पे जाके उन्होंने एक ऐसा एक महल था वहां पे जिसको जेल में कन्वर्ट किया जा चुका था, जिसका नाम था बैस्टिल। उस जगह पे उन्होंने हमला कर दिया ये सोच के कि शायद हमें अंदर गोला बारूद बंदूकें वगैरह मिलेंगी। वहां पे बंदूकें वगैरह तो उन्हें इतनी नहीं मिली, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में जो हाथापाई हुई थी उसमें बैस्टिल का जो कमांडर था वो मारा गया और तकरीबन 7 प्रिजनर्स रिलीज कर दिए गए उस जेल से। हालांकि उस जेल में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती थी जो ये प्रिजनर्स थे हैं, लेकिन जनता उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी क्योंकि वो जो एक प्रिजन थी, फोर्ट को चेंज करके प्रिजन बनाया गया था, वो राजा की एक अथॉरिटी दर्शाता था और लोग राजा से उस समय बहुत नफरत कर रहे थे। सो दिस वाज द रीजन। इनफैक्ट वो जो महल गिराया गया था, तोड़ा गया था, उसके पत्थरों को मार्केट में बेचा गया उन लोगों के लिए जो शायद इस महल की टूटी हुई एक याद के तौर पे कि हाँ एक टाइम पे कभी एक यहाँ पे महल हुआ करता था, जेल हुआ करती थी, उस याद के तौर पे एक एविडेंस अपने पास रख सके। ठीक है, जैसे आप कहीं अगर मालदीव्स वगैरह जाते हैं, आप सोचते हैं कि भाई एक पत्थर ले चलते हैं या फिर कोई एक शेल मिल गया तो शेल ले चलते हैं। सो वो क्या होता है, वो एक मेमोरी होती है कि हाँ हम एक बार मालदीव्स गए थे, ये शेल वहां का है। इसी तरह से लोगों ने स्पोर्ट के पत्थरों को मार्केट में खरीदा अपने पास ये मेमोरी रखने के लिए कि किसी समय पे यहाँ पे इतनी ब्रूटल राजा की प्रिजन हुआ करती थी। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. जो फॉलोइंग दिन आए उसमें और भी ज्यादा रॉइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। Most people were protesting against the high price of bread. bread यानी कि रोटी बहुत महंगी हो गई थी। ठीक है, उसके प्रोटेस्ट में लोग अटैक कर रहे थे, रॉइट्स कर रहे थे, दंगे फसाद कर रहे थे। Much later, when historians looked back upon the time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the King of France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? आप देखेंगे कि इतिहास में जब हम आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये जो दंगे फसाद शुरू हुए थे
इनकी वजह से अल्टीमेटली कुछ समय बाद फ्रांस के राजा को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मारा जाएगा। ठीक है। हालांकि जिस टाइम पे दंगे फसाद हुए उस टाइम पे शायद लोगों ने सोचा नहीं होगा कि उनके एक्शंस की वजह से उनके देश का जो राजा था उसकी मृत्यु या हत्या की जाएगी। अब हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे कि उस राजा की हत्या क्यों हुई, क्या क्या उसके रिपरकशंस हुए, रिजल्ट आया। ठीक है। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी बताओ क्या होता है भाई? 1701 से लेकर 1799 तक का जो ये टाइम पीरियड है इसको कहेंगे हम 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी का मतलब है 1750 के बाद वाली 18th सेंचुरी, यानी 1750 से लेकर 1799 तक के ये जो तकरीबन 50 साल हैं ये। इस टाइम पे इन 50 साल के दौरान सोसाइटी कैसी थी फ्रांस की, ये पढ़ लेते हैं। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old in marriage to the Austrian Princess Mary Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasure. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court of the immense palace of Versailles. देखिए 1774 में लुइस 16 जो थे वो बर्बन फैमिली के थे और वो राजा बनते हैं 20 साल की उम्र में। उनकी शादी हो रखी थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मेरी एंटोनेट से। जैसे ही वो राजा बने उन्हें समझ में आया कि उनका जो राजकोष है वो तो खत्म हो चुका है। राजकोष कैसे खत्म हुआ? क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से ब्रिटेन की और फ्रांस की दुश्मनी है, मतलब थी उस टाइम पे ब्रिटेन एंड फ्रांस की दुश्मनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से चल रही थी। एंड 1770s के आसपास फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाइयां और ज्यादा एम्पलीफाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस भी भारत जैसे देशों को कॉलोनी बनाना चाहता था। ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन भी भारत जैसे देशों को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था। तो उस टाइम पे जो वॉर्स हुई उसकी वजह से जो खर्चा आया उसके कारण फ्रांस का जो राजकोष था, ट्रेजर था, वो खत्म हो चुका था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court of immense palace of Versailles. इसके साथ साथ एक कोर्ट यानी सभा को मेंटेन करने का प्राइस भी राजा को बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि सभा में बैठने वाले लोगों की सैलरीज भी जाती है, मिनिस्टर्स की सैलरी भी जाती है, जबकि उसका आउटकम कुछ भी नहीं था, देश को उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। अंडर लुइस 16 France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. This war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. फ्रांस ने अमेरिका की 13 स्टेट्स के स्टार्टिंग में उस पर भी ब्रिटेन राज करता था। फ्रांस ने उन लोगों को भी हथियार सप्लाई किए थे एक टाइम पे, ताकि वो जो 13 स्टेट्स हैं वो मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना सके। आज के दिन 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, स्टार्टिंग में सिर्फ 13 स्टेट्स थे। समझे आप? तो उन 13 स्टेट्स को मदद करने में, ताकि वो ब्रिटेन को हरा सके, इसमें भी फ्रांस का बहुत खर्चा आया था। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan. जिन लोगों ने सरकार को, देश को लोन दिए थे, जैसे गवर्नमेंट भी लोन देती है ना, तो जिन लोगों ने उस गवर्नमेंट को लोन दे रखे थे उन्होंने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, यानी अब वो 10% टैक्स लगा रहे थे। अगर उन्होंने मान लीजिए सरकार को 100 रुपए लोन दे रखा था, पैसा दे रखा था 100 रुपए कि वो बाद में रिटर्न करेगी सरकार मुझे, तो अब वो उस पर 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे थे। समझ में आई आपको बात? So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone, जिसके कारण जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसका काफी पैसा उसका सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहा था। यानी जो उन्होंने लोन ले रखा था, उधार ले रखा था, उसका जो ब्याज है वो भरने में ही सरकार का मैक्सिमम
जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होता था वो यूज हो जाता था। To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अब स्टेट को टैक्सेस क्यों बढ़ाने पड़े? क्योंकि उन्हें एक आर्मी मेंटेन करनी थी, ठीक है, उन्हें एक कोर्ट मेंटेन करनी थी, कोर्ट में बैठने वाले लोगों की सैलरीज पे करनी थी, गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने थे, यूनिवर्सिटीज चलानी थी। इस कारण से सरकार ने यानी उस राजा की और उसकी जो एक काउंसिल थी उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into three estates and only members of the third estate paid taxes. आप देखिए, अगर सोसाइटी के हमने तीन हिस्से बना दिए, यानी 100 पीपल की सोसाइटी है, उसके हमने 3 पार्ट्स बना दिए और हम कह रहे हैं कि इसमें से 2 पार्ट्स कभी टैक्स नहीं पे करेंगे, सिर्फ 1 पार्ट विल पे द टैक्स। तो वो एक पार्ट चाहे कितना ही टैक्स पे कर ले, देश का खर्चा नहीं चल सकता। इसी तरीके से ये जो 3 एस्टेट्स बना रखी थी फ्रेंच सोसाइटी में, सिर्फ एक एस्टेट टैक्स पे करती थी और उस एस्टेट के टैक्स पे करने के बावजूद फ्रांस का खर्चा नहीं चल रहा था। The Society of Estates was part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is used to describe the society and institution of France before 1789. 1789 से पहले फ्रांस की जो सिचुएशन थी उसको एक टर्म से डिस्क्राइब किया जाता है जिसे कहते हैं ओल्ड रेजीम यानी पुराना जमाना। समझे आप? फ्रांस की जो सोसाइटी 1789 में थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल का क्या मतलब होता है कि एक इंसान है जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड है और वो वर्कर्स रखेगा, लेबरर्स रखेगा उस फार्म लैंड पर क्रॉपिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। इस चीज को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। जो जिस बंदे की वो लैंड है, जिस व्यक्ति की वो लैंड है, वो हो गया फ्यूडल लॉर्ड और उसके अंडर काम करने वाले लोग हो गए पेजेंट्स। इस तरह की सोसाइटी थी फ्रांस की। Peasants made up to 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and the rich members of the third estate. 3 estates बताए मैंने आपको। जो peasants थे यानी जो किसान वर्ग था वो तकरीबन 90% पॉपुलेशन को मेकअप करता था। जो बाकी के लोग रह गए किसानों के अलावा सभी ऑक्यूपेशंस के मिला के सिर्फ 10% बनाते थे पॉपुलेशन के। और आप मानेंगे नहीं कि पूरे देश की 60% से भी ज्यादा जमीन अमीरों के पास थी। तो किसानों के पास 90% पॉपुलेशन होने के बाद भी जमीन के नाम पर कुछ भी नहीं था। The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. और ये जो मैंने आपको 3 एस्टेट्स बताए, इसमें से जो शुरू के 2 एस्टेट्स हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको जन्म सिद्ध कुछ अधिकार दिए गए थे, जन्म सिद्ध कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे, राइट्स दिए गए थे जो ये एंजॉय करते थे। और वो राइट्स आम जनता के लिए नहीं थे। ये जैसा इंडिया का कास्ट सिस्टम था ना आज से 300-400 साल पहले, 1000 साल पहले, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम फ्रांस में फॉलो होता था। The most important of these were exemption from paying taxes to the state. सबसे बड़ी प्रिविलेज क्या थी लोगों के लिए कि इन 2 सेक्शंस को देश के 3 हिस्से बना दिए इन्होंने, 3 सेक्शंस बना दिए इंसानों के और उसमें से 2 सेक्शंस टैक्स पे कर ही नहीं रहे हैं और जो टैक्स पे कर रहे हैं वो इतना गरीब वर्ग है कि वो कितना ही टैक्स पे कर ले देश का खर्चा नहीं चल सकता। The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve in the army, or participate in building roads. इतना ही नहीं, जो थर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मैंने आपको बताया, किसान वर्ग या आम जनता, उनको अपने जो बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनकी जमीन पे वो खेती बाड़ी करते थे, उनको खेती बाड़ी के अलावा और भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक फ्यूडल लॉर्ड हूँ और मेरे अंडर 4 पेजेंट्स काम कर रहे हैं, तो मेरे को तो टैक्स पे करना है नहीं, पर वो 4 वर्कर्स टैक्स पे करेंगे। उसके साथ साथ वो मेरे खेतों में खेती बाड़ी करेंगे। उसके साथ साथ अगर मुझे घर की सफाई करवानी होगी तो वो भी करेंगे। उसके अलावा अगर
मेरी कॉलोनी में कोई रोड बन रहा है तो उस रोड की कंस्ट्रक्शन में भी वो अपना हिस्सेदारी देंगे, काम करेंगे, लेबर देंगे। The church too extracted share of taxes called tithes from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. अब देखिए गरीब को ही कितना लूटा जा रहा है। सभी लोग किसान वर्ग को लूटने में लगे हुए हैं। जो चर्च है वो भी किसान वर्ग से अपना हिस्सा लेता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट यानी देश को यानी सरकार को टैक्स पे करना ही होता है उन्हें। These included a direct tax called tail and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. अगर वो देश चल रहा था तो वो सिर्फ थर्ड एस्टेट के सहारे चल रहा था। थर्ड एस्टेट खाने पीने से लेकर हर चीज पे टैक्स पे करती थी। इसके अलावा अपने से जो दर्जे में ऊपर लोग थे, फॉर एग्जाम्पल द क्लर्गी या नोबिलिटी, उनके घरों में जाकर काम करती थी, अपना लेबर देती थी, और उसके बाद भी सिर्फ टैक्स पे करने वाली इकलौती क्लास थी हमारी आम जनता। The struggle to survive. The population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. So the price of bread, which was a staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in the workshops, whose owner fixed their wages. But wages did not keep pace with the rise of prices. देखिए क्या हुआ, फ्रांस में जो पॉपुलेशन थी 1715 में वो थी 23 मिलियन यानी तकरीबन 2.3 करोड़। अब वो पॉपुलेशन 1789 तक यानी तकरीबन 70 इयर्स में 28 मिलियन पहुंच गई, यानी हो गई वो 2.8 करोड़। आप समझे इस बात को। इसकी वजह से ये जो 50 लाख लोगों की आबादी बढ़ी है, उसके लिए खाना कहां से आएगा। जिस देश की आबादी 2.3 करोड़ थी, वो देश उतनी ही आबादी को खाना खिलाने में सक्षम था। आबादी बढ़ गई 50 लाख, कैसे खिलाएगा खाना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि जो एग्रीकल्चर हमारी लैंड है वो इतना खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाई जितनी जनसंख्या बढ़ गई। इसकी वजह से जो खाना हमारा एग्रीकल्चरल लैंड में प्रोड्यूस किया जाता था, जो गेहूं वगैरह उगाए जाते थे, उस गेहूं के प्राइसेस बढ़ गए। अब एक तरफ से अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे ना। अगर डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, प्राइस घट जाएंगे। आप इसका एक क्लासिक एग्जांपल देखिए, हर 2-3 साल में एक बार ऐसा होता है कि प्याज जो है वो 100 रुपए किलो पहुंच जाता है, और हर 2-3 साल में एक टाइम ऐसा आता है जब आप 50 रुपए में 5 केजी प्याज खरीद सकते हैं। क्यों होता है ये प्राइसेस कौन डिसाइड करता है, ये प्राइसेस डिसाइड करते हैं सप्लाई चेन। इस चीज को कहते हैं क्या, सप्लाई चेन। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बेटा सप्लाई चेन। यानी यहां से अगर इनपुट बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, और यहां से बाहर जाने वाली डिमांड कम है, तो इसके प्राइसेस क्या होंगे, बहुत कम रहेंगे, लेस प्राइसेस होंगे इसके। इफ सप्लाई इज वेरी हाई एंड द डिमांड इज वेरी लेस, उसको चाहिए ही नहीं किसी को वो चीज, तो उसका रेट क्या होगा, कम हो जाएगा ना। लेकिन अगर वही चीज बहुत सारे लोगों को चाहिए तो क्या होगा, एक चीज है, एक मोबाइल है मेरे पास, मैं वो बेचना चाहती हूँ, उसके मेरे पास 10-15 लोग वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी अमृत ये मोबाइल बेच दे, तो मैं सोचूंगी ना कि भाई मैं मैक्सिमम प्राइस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूं। अगर उस चीज की मार्केट वैल्यू क्या बता से 10,000 रुपए हो, लेकिन उसकी डिमांड इतनी है कि मैं उसको शायद 15 या 20,000 रुपए में बेच दूं। यही चीज होती है सप्लाई चेन। अब क्या हुआ कि फ्रांस में खाना बन तो उतना ही रहा है, लेकिन खाने वाले लोगों की आबादी बढ़ गई है, जिसकी वजह से खाने की कमी पड़ रही है, तो खाने के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अब इस आबादी में से जो सबसे ज्यादा सक्षम व्यक्ति होगा, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति होगा, वो तो अपना पेट भर लेगा, लेकिन गरीबों का क्या। और वही गरीब है जो टैक्सेस भी पे करते हैं, उनके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, पर उन्हें टैक्स पे करना है। अपने से दर्जे में दो जो जातियां बड़ी हैं, उनके घर पे जाकर उन्हें अपना लेबर भी देना है, यानी काम करके आना है उनके घर पे फ्री में।
ये बताइए कि ये आम जनता अपना खर्चा, अपना अपना गुजारा करेगी कैसे? सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, यानी अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता चला गया। Things became worse when drought or hail reduced the harvest. अब अब क्या होगा? इससे भी ज्यादा गंदी सिचुएशन तब आ गई जब या तो कभी सूखा पड़ जाता था, फसल खराब हो जाती थी, या फिर कभी ओलावृष्टि हो जाती थी। ठीक है, ओले पड़ जाते हैं ना, वो चीज हो जाती है तो उससे भी फसल खराब हो जाएगी। तो फिर से पहले ही कम है ग्रेन्स, अपनी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, यही खराब हो रही है तो और अपनी सप्लाई नीचे चली जाएगी। तो डिमांड क्या है? डिमांड तो वहीं पे है ना, तो इस चीज की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगी। This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. इसकी वजह से हो गए ऐसी, इसकी वजह से जो दिक्कत हुई उसको कहते हैं बेटा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यानी उनको अपना खर्चा चलाने का, अपना जीवन यापन करने के भी लाले पड़ रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं और टैक्सेस दुनिया भर के उन्हें पे करने थे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इस लेक्चर में इतना ही। इस चैप्टर का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस लेक्चर वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।